स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका टेस्ट नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 9th का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी जो है आपका यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया। अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक जो होता है वो साइंस का पोर्शन होता है। तो आप पीडीएफ को अपना ओपन कर दीजिएगा अगर टेस्ट दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 81 से 100, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो इस पीडीएफ के थ्रू भी जो है सारा क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ये जो सेट नंबर 10 है ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? इस टेस्ट नंबर 10 में बायो का वेटेज कुछ ज्यादा ही है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है और इसको जो है एनसीईआरटी में जनरली जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ नहीं है। और एनसीईआरटी में भी अगर दिया हुआ है तो एनसीईआरटी के 12th वाले पोर्शन में बायोटेक्नोलॉजी से पूछा हुआ है। तो कुछ करंट अफेयर का पार्ट, कुछ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में जो है देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वेटेज बायो का ज्यादा है और ये लिटरली ये वाला जो टेस्ट वाला सीरीज होगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा वास्ट और टफ है। फिर भी इसको हम लोग टू द पॉइंट करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में जो है आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो खूबसूरती ये है कि एक ही क्वेश्चन में जो है 3-4 मतलब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। पहला यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज जो है प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से टमाटर जो होता है लाल लाल होता है। ठीक है ना, टमाटर लाल लाल होता है। हमको पता है कि टमाटर पहले हरा रहता है, फिर थोड़ा हल्का ऑरेंज रंग का होता है, नारंगी रंग का, जब पूरा पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो लाल रंग जो होता है टमाटर का, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? तो ऐसा कौन सा चीज रहता है जिस वजह से टमाटर लाल होता है? तो इसको याद रखना, फैक्चुअल चीज है, लाइकोपीन। लाइकोपीन, इसकी वजह से टमाटर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा एक बात बताइए, और जो ये सब चीज है ये सब किस में मिलता है? आप लोग खाए होंगे कैरेट, गाजर, उसके पालक साग, स्पेनिश जिसको बोलते हैं, स्पेनिश, ठीक है ना, स्पेनिश, स्पेनिश। उसके बाद जितना भी इस टाइप का चीज फल मिलता है उसमें हम लोग को बीटा कैरोटीन क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे बोलेगा एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन किस में देखने को मिलता है? तो सेब। किस में मिलता है? सेब में। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत इजी सा था, इसको चलिए कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये सब पूछ लेता तो कैरेट हो गया या स्पेनिश हो गया। और बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल ज्यादातर किसके लिए होता है? तो आंख की रोशनी के लिए, ये आंख का रोशनी को बढ़ाने का जो है काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगर आप सीरीज कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कौन सा पेयर जो है इसमें से सही मैच नहीं है? पहला बोल रहा है कि ऊन जो है वो एक प्रोटीन है, वूल जो है एक प्रोटीन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ऊन जो होता है एक प्रोटीन है। ऊन क्या है? प्रोटीन है। और इसके बारे में डिटेल में लोग बताए थे कि कितना अलग अलग तरह का जो ऊन था, जो हाल ही में जो है यूपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, और फिर से उसको बार बार जो है रिपीट किया गया। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला बोल रहा है रेयॉन जो होता है रूपांतरित स्टार्च है। रेयॉन जो है मॉडिफाइड स्टार्च का रूप है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या बताए थे? रेयॉन जो है दुनिया का पहला इकलौता ऐसा फाइबर है जो पूरी तरीके से क्या किए थे इसको, पूरी तरीके से हम क्या किए थे इसको, पहली बार बनाने का, कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए थे। लेकिन रेयॉन जो होता है वो 100% क्या है? प्योर फाइबर नहीं है। ना ही वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ना ही नेचुरल है। ठीक है ना, उस दोनों का मिक्सचर है, यानी कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया गया था। और अगर आपसे पूछ लेता दुनिया का पहला पूर्ण रूप से कृत्रिम बहुलक कौन है, तब बोलते हैं नाइलॉन। और दुनिया का पहला कृत्रिम बहुलक कौन है? तो रेयॉन। पहला कृत्रिम बहुलक कौन है? पहला कृत्रिम रेयॉन, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन जैसे ही ये शब्द आया पहला कृत्रिम बहुलक 100%, यानी कि 100% बहुलक पॉलीमर, प्योर पॉलीमर, यानी कि प्योर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ पॉलीमर, तब क्या आंसर हो जाएगा? 100% अगर बोल देगा कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ, तब उसका आंसर हो जाता है नाइलॉन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और आपको गलत चुनने बोला था तो आंसर क्या हो गया? बी। अदर ऑप्शन देख लीजिए। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, रबर एक नेचुरल पॉलीमर होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हम ये बताए थे कि पॉलीमर जो होता है, रबर का जो पॉलीमर होता है नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक रबर भी होता है। आइसोपिरीन, क्लोरोपिलीन दोनों के बारे में बताए थे, ये भी चलिए ये उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद
फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप फ्लोरीन बकमिनिस्टर, फ्लोरीन बकमिनिस्टर इसका पूरा नाम है, और फुटबॉल की तरह इसका शेप होता है। C60 इसको बोलते हैं, और ये कार्बन का एलोट्रॉप का एक प्रकार है, जैसे कि ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, कार्बन के लिए कोयला होता है, कोयला के अलावा C60 भी क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है। लेकिन एलोट्रॉप ज्यादातर अमूमन उसको बोलते हैं जो प्योर फॉर्म होता है, तो कोयला जो होता है प्योर फॉर्म नहीं होता, इसलिए अगर हम उसको एलोट्रॉप में बोले तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा जो एग्जाम्पल सूट करता है वो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब हो गया। चलिए ठीक है, तो आंसर नंबर बी ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल, लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ कमल, लोटस, दूसरा बोल रहा है सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर। चलिए अगला और कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है रफेलसिया एंड ग्लोरी लिली। अब देखिए बहुत सारा बुक में इसका आंसर दिया हुआ होगा, आपसे इसका पूरा नाम पूछ लेता है। तो इसका नाम पूरा हो गया रफेलसिया आर्नोल्ड 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 डी। अब इस फ्लावर का कुछ विशेषता, कुछ मुख्य बात आपको पता होना चाहिए। पहला बात आपको इससे रिलेटेड याद रखना है कि ये जो फ्लावर होता है, अब उन फूल का काम क्या होता है कि बहुत सुगंध देता है, उसको सूंघने से बहुत खुशबू आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ्लावर में जो खुशबूदार महक होता है वो किस वजह से होता है, कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ रहता है? तुरंत बोलना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एरोमेटिक पदार्थ के कारण। ये शब्द को याद रखना है, हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, एरोमेटिक के बारे में और नहीं जानना है। एरोमेटिक पदार्थ के कारण क्या होता है, उसमें एक अच्छा सुगंध आता है। कभी कभी आप पेट्रोल वगैरह सूंघते हैं तो किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को बुरा लगता है, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हम बताए। तो इस पे जो अच्छा कोई भी चीज को इत्र सूंघते हैं या परफ्यूम सूंघते हैं, उसमें जो अच्छा महक आता है उसका पीछे का कारण क्या है? एरोमेटिक पदार्थ होना, उसी को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक चैप्टर भी होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, सुगंध आता है। लेकिन जो रफेलसिया होता है ये एक स्पेशल टाइप का पौधा होता है, जिसको अगर आप सूंघिएगा तो सड़ा हुआ मांस की तरह महकता है, बदबूदार, बहुत गंदा, ठीक है ना, बहुत बदबूदार। इसीलिए इसको डेड फ्लावर भी बोलते हैं कभी कभी, डेड फूल, डेड फ्लावर, क्योंकि सड़ा हुआ मछली, मांस इसकी तरह महकता है, ठीक है ना, डेड फ्लेश की तरह, एकदम सड़ा हुआ मांस की तरह महकता है। इसीलिए इसको कभी कभी जो है कॉर्प्स फूल के रूप में भी जानते हैं, कॉर्प्स फूल इस नाम से भी बोला जाता है, कॉर्प्स फूल, कॉर्प्स फ्लावर इंग्लिश में हो गया, फ्लावर, कॉर्प्स फ्लावर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये कैसा होता है, तो परजीवी होता है, ये पैरासाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, यानी कि ये इंसेक्ट वगैरह जो कीड़ा मकोड़ा होता है इसको खाने में सक्षम होता है। अगेन नाइट्रोजन का कमी को पूरा करने के लिए ये इस तरीके का कार्य करता है। अगला अगर आपको पूछा जाएगा, चलिए एक बात बताइए मेरे को कि ये पाया कहाँ जाता है, तो तुरंत बताना ये कहाँ मिलता है, इंडोनेशिया। तो इससे रिलेटेड कुछ भी और फैक्ट तो ऐसा बचा नहीं, तो इसको याद रखना है, इतना पॉइंट जो है अपने को याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रफेलसिया आर्नोल्डी पूरा नाम हो गया। कॉर्प्स फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, कैसा महकता है, बहुत बदबूदार, और कहाँ मिलता है, इंडोनेशिया में, और पैरासाइटिक इन नेचर होता है, यानी कि भक्षण करने वाला होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 84 आइए। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि कभी भी जब कोई बीमारी फैलता है तो अलग अलग नाम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि कोविड-19 हाल ही में जो है फैला था, कुछ पीछे अगर हम चले जाएंगे तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, पैंडेमिक बोला जाएगा, एंडेमिक बोला जाएगा, एपिडेमिक बोला जाएगा, एपिजोटिक बोला जाएगा? तो हमको पता है कि इसको क्या बोला जाएगा, पैंडेमिक बोला जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आदि मानव रोग विश्व के बहुत क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये क्राइटेरिया और इस कैटेगरी के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, और इस तरीके का जो चीज जो है इसका विश्लेषण करके इसको घोषित करने का कार्य कौन करता है? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में पहले जान जाते हैं। देखिए पैंडेमिक उसको कहते हैं जब कोई एक ऐसा बीमारी जो बहुत तेजी से फैलता है,
और एक ही समय में बहुत अलग अलग देश में फैल चुका है, यानी कि बहुत सारा महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा विस्तार कर चुका है। जब बहुत अलग अलग जगह पे बहुत तेजी से फैलते हुए बहुत बड़ा विस्तार कर लेता है तो उस डिजीज को एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि अब ये पैंडेमिक बन गया है। यानी एक ही समय में ये बहुत ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुका है और इसका फैलाव को रोकना क्या है, मुश्किल है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि अब ये पैंडेमिक बन गया। दूसरा आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का अर्थ होता है कि ये बीमारी फैलने वाला है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा क्षेत्रों में नहीं फैला है, एक सीमित जगह पे है, कुछ सीमित जगह पे ये बीमारी जो है अभी तक बचा हुआ है। तो इसको जब बहुत तेजी से फैलने का क्षमता इसमें भी है, बहुत तेजी से फैलने की क्षमता इसमें भी है, लेकिन जब ये फैलते फैलते बहुत सारा अलग अलग जगह पे फैल जाता है, बहुत ज्यादा, यानी कि अलग अलग देशों में फैल गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैल गया, ठीक है ना, महाद्वीप में फैल गया, तब उसको क्या कहेंगे, पैंडेमिक। लेकिन फैला है, लेकिन मान लीजिए रांची का एक क्षेत्र पे है या झारखंड के एक क्षेत्र में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा पूरा झारखंड में फैल गया, ठीक है ना, झारखंड बिहार में फैल गया, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। लेकिन हाल ही में कुछ समय देखे थे, ब्लैक फंगस नाम का एक डिजीज जो है बीच में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन वो एक सीमित जगह पे था, ऐसा नहीं कि बहुत जगह वो ज्यादा जगह पे फैल गया, तो ऐसे बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है ना, यानी सीमित क्षेत्रों में। अगला है एंडेमिक। एंडेमिक उसको बोलते हैं जिसका फैलने का क्षमता जो है बहुत ज्यादा नहीं है और वो सीमित जगह पे, उसको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, बरसात का समय आया, टाइफाइड होने लगा, मलेरिया होने लगा, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगा, वो बहुत ज्यादा फैलने का क्षमता नहीं है उसके पास, इसलिए, ठीक है ना, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। और लास्ट है एपिजोटिक। एपिजोटिक उसको बोलते हैं जो बीमारी एनिमल्स में फैलने लगता है, जैसे बर्ड फ्लू आ गया तो मुर्गी अचानक से मरने लगती है, तो बोला जाता है कि मार्केट में चिकन जो है, ब्रॉयलर मुर्गी जो है, उसको अब खाना नहीं है, ठीक है ना, क्यों, बीमारी चला हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम मांस का सेवन कम कर देते हैं, या फिर कबूतर अचानक से मरने लगा, चील अचानक से मरने लगा, कौवा मरने लगा, तो प्लांट में कुछ इस तरीके का डिजीज देखने को, प्लांट बोल रहे हैं, एनिमल में कुछ इस तरीके से डिजीज देखने को मिला, और जिसकी वजह से उसका डेथ हो रहा है और बीमारी फैल रहा है, या कुछ इस तरीके का सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं एपिजोटिक। तो ऑप्शन में पूछा था कि लार्जर एरिया जो है वर्ल्ड में कोई अगर बीमारी फैल जाता है तो क्या कहते हैं, तो सही आंसर क्या हो गया, पेंडेमिक। समझाने के पीछे रीजन ये था कि इस चीज को आप पूरा यहाँ पे समझ जाइए, बार बार इसको पढ़ने का समय अब आपको नहीं मिलेगा। और किसके द्वारा जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है, तो ये WHO के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। WHO ही डिसाइड करता है कि किसको पेंडेमिक में रखना है, किसको एंडेमिक में रखना है और किसको एपिडेमिक में रखना है। तो पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक और एपिजोटिक, इसमें आपको, आई होप कि आपको सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, टॉपिक 85। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में हम प्रॉमिस किए थे कि हम बताएंगे, यहाँ पे हम पूरा सारा वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होता है कि जब कोई बीमारी होता है तो बीमारी एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए कुछ ना कुछ परजीवी या कुछ ना कुछ जो भी एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहा है उसके शरीर में, मान लीजिए मेरे पास मलेरिया है और सामने वाला आदमी हेल्दी है, लेकिन अगर वहां पे मान लीजिए कोई ऐसा मच्छर मेरे शरीर में आता है, काटता है, मेरा मेरा खून पीता है मलेरिया वाला, उसको ले आकर के उस पर काट देता है उसको, तो मलेरिया मेरे शरीर से उस शरीर तक ले जाने वाला जो मीडियम बना, वो क्या बना, मच्छर, तो मच्छर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो उसी तरीके से बोल रहा है डेंगू एक बुखार है, सबको पता है डेंगू एक बुखार है, अभी बीच में बहुत चला था, जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों तक पहुंचता है। अब इससे रिलेटेड कुछ मतलब स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, अब स्टेटमेंट्स दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप तो सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ही आपको सारा चीज जो है क्लियर कर लेना है, कौन सा बीमारी कैसे होता है, कौन कौन सा वेक्टर है, वेक्टर वाला पार्ट यहाँ पे आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इसको नोट कीजिए, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो लोग रिवाइज कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा डिजीज के बारे में भी बताएंगे और उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए अब सबसे पहला आपसे अगर पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज दिया रहेगा, हम डायरेक्ट आंसर वाले पार्ट पे आते हैं और उसका जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंगू फीवर है, तो ये किससे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि किससे होता है, ये वायरस से होता है, किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे बोल रहा है कि चलिए यहाँ वायरस से होता है हम समझ गए, ठीक है ना, वायरस से होता है हम डेंगू समझ गए, लेकिन आप मेरे को ये बताइए इसमें कि क्या ये काटने से होता है, जो वेक्टर होता है वो एडीज मॉस्किटो होता है इस डेंगू, डेंगू जो डिजीज होता है इसका, तो आपको बोलना है जी बिल्कुल, इसका क्या होता है, डेंगू वायरस ही इसका क्या होता है, एडीज मॉस्किटो ही इसका वेक्टर होता है। अब आपसे पूछेगा कि एडीज मॉस्किटो जो है ये तो स्पीसीज हो गया,
यहीं पर लिख देते हैं। जो एडीज है ये स्पीसीज हो गया, ये क्या है, स्पीसीज, और इसका पूरा नाम हो गया एडीज इजिप्टी। अब इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो ये डिजीज हुआ, इसके अलावा ये जो वेक्टर है, ये जो एडीज मॉस्किटो है, ये और कौन कौन सा डिजीज जो है वो कॉज करता है, इसके बारे में आपको लिस्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक मिनट गाइस। एडीज, ये क्या है, ये वेक्टर जो बीमारी को, जो बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करता है। अब कौन कौन सा बीमारी फैलाता है, पहला तो ये वेक्टर डेंगू वायरस को फैलाने का काम करता है, डेंगू वायरस को यानी डेंगू बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करता है। दूसरा येलो फीवर वायरस, जो येलो फीवर कॉज करता है, येलो फीवर वायरस। इसके अलावा चिकुन गुनिया, गुनिया। इसके अलावा जीका वायरस। इन सब को फैलाने का काम कौन करता है, ये एडीज इजिप्टिया। ये और इसका स्पीसीज क्या हो गया, स्पीसीज का नाम पूछ देगा तो एडीज। इसको नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। दूसरा हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, जल्दी से एक बार आ जाइए। पहला ये हो गया, उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो यहाँ पे तो ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, चलिए ये नहीं आंसर, ये गलत है। लेकिन क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है क्या क्या डिजीज कॉज करता है उसके बारे में जो है हम लोग वो देख लेते हैं। एक नया पेज लेना होगा यहाँ पे, क्यूलेक्स क्यूटो, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, एक मिनट। चलिए पहला हो गया वेस्ट नाइल वायरस, इसको फैलाने का काम करता है। दूसरा हो गया आपका जैपनीज इंसेफलाइटिस। तीसरा हो गया एवियन मलेरिया, मलेरिया। चौथा हो गया लुइस इंसेफलाइटिस। ये सारा डिजीज है जिसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वेक्टर के रूप में काम करता है, यानी डिजीज को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का जो है काम करता है। और इसके अलावा एक फलेरिया भी हो गया, फलेरियासिस। इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और हम लोग को देखना है, इसके अलावा एक एडीज मॉस्किटो भी बचा, ठीक है ना। एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया। तो एनोफिलीज का यहीं पर लिख देते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये मलेरिया को कॉज करने का काम करता है, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया कॉजिंग होता है, मलेरिया को कॉज करने का ये काम करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम फिलासीपेरम, स्पेलिंग सही देख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम फिलासीपेरम। ये सारा चीज जो है नोट कर लीजिए। इतना डिजीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। इसके अलावा जो है आपका और कुछ इसमें
एज सच तो नहीं बचता है, ठीक है। फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम स्पेलिंग, फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम स्पेलिंग सही कर लीजिए, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर करके इसको देखते जाइएगा। अगला टॉपिक है आपका, क्वेश्चन जो है थायरॉक्सिन से, कि थायरॉक्सिन क्या है। तो थायरॉक्सिन हमको पता है किससे रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। और थायरॉक्सिन को कभी कभी हम लोग T4 के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, हार्मोन, क्या है, हार्मोन है। और इस हार्मोन का जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मेन कंपोनेंट जो सबसे मूल तत्व जो है, जिसके बिना ये हार्मोन जो है रिलीज नहीं हो सकता है, वो है आयोडीन। और आयोडीन अगर केमिस्ट्री में पूछ ले कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर 17 का, पीरियोडिक टेबल में आपको बताए थे ग्रुप नंबर 17 का। थायरॉक्सिन क्या होता है, अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, थायरॉक्सिन रिलीज कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से। अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक यानी उपाचना जो होता है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, वो इफेक्टेड होता है। तो ये किस चीज को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके अलावा दिमाग का जो विकास होता है उसको रेगुलेट करता है, मसल्स जो होता है उसका ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर आपको पूछेगा फंक्शन क्या है, तो मेटाबॉलिक, उपाचक के रूप में, उपाचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली जिसको हम लोग बोलेंगे। दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है कि ये जो होता है, ये आपका मसल्स का ग्रोथ को, ब्रेन का डेवलपमेंट यानी दिमाग का विकास को, ये सब में ये सहायक होता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन अगर आपको रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास आयोडीन का कमी है। उसके बावजूद अगर कभी भी अगर आपको हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया, आपको तुरंत क्या होगा, डॉक्टर से मिलना होगा, अदरवाइज ये और सारे बीमारियों को क्या कर देगा, जन्म दे देगा। तो अगर इसीलिए बोला जाता है कि इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो कौन है, आयोडीन। और पीरियोडिक टेबल जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान, उसमें आयोडीन कौन सा है, ग्रुप नंबर 17 का, पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 17 में। इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर घुमा के पूछेगा तो याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हार्मोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, इसको भी हम लोग कर चुके थे। बीटा सेल के द्वारा जो है इंसुलिन जो है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें 5 से लेकर के 15 माइक्रो यूनिट पर ml जो होता है ये रिलीज होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो हार्मोन होता है, इंसुलिन तो एक हार्मोन होता है, ये किस टाइप का हार्मोन होता है, तो याद रखना है ये कैसा होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, देख रहे होंगे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा, ये पॉइंट याद रखना है। ऑक्सिलरी डाइटरी फैक्टर किसको बोला जाता है, ऑक्सिलरी डाइटरी फैक्टर जो है ये कौन सा ऐसा चीज है जो इस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है विटामिन को, कभी कभी हम लोग विटामिन को इसी नाम से जानते हैं। और ये किसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो 6 से 10th जो है एनसीईआरटी को तो पहले पढ़ लेना होगा, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है क्लासेस जो है, जैसे कि अगर आप क्लासेस लेते हैं साइंस का, अभी तो टाइम है नहीं कि क्लासेस अगर आप ले रहे हैं और एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड होता है तो क्लासेस जो है हम लोग लॉन्च करने का प्लान करेंगे। एज सच तो एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अभी जो है प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसी से फायदा है। अभी कोर्स लेकर के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। करंट अफेयर का कोर्स जो है आप उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए एनसीईआरटी का सीरीज जो है साइंस का बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि मोस्ट ऑक्सीजन जो अर्थ में प्रोड्यूस किया गया है अब तक, वो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस किया गया है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, घास के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, शैवालों के द्वारा, या धान धान के खेतों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो मीथेन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है धान के खेतों के द्वारा। मीथेन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, धान के खेतों के द्वारा। अगर बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये वॉल्केनो, सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्केनो से होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पूछ दे तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन ऑक्सीजन का पृथ्वी में कहां से होता है, एल्गी से होता है। कहां से होता है, एल्गी के द्वारा होता है। अब एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2-4 फैक्ट हम लोग और जान लेते हैं एल्गी के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कौन सा ऐसा एल्गी है, अगर एग्जाम में पूछ लिया, कौन सा ऐसा सवाल है जो समुद्र के सबसे गहराई में पाया जाता है, तो याद रखना है जो समुद्र के सबसे गहराई में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रेड एल्गी, लाल शैवाल। ये समुद्र के सबसे गहराई में पाया जाता है, सबसे गहराई में अगर समुद्र में पाया जाता है तो ये रेड एल्गी है। और ये क्यों पाया जाता है सबसे गहराई में, इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, ये समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में भी क्या कर सकता है, अपने आप को सरवाइव कर सकता है। और इस पिगमेंट का नाम भी अगर आपको पूछ लेगा तो याद रखना है फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। इसके अलावा और भी एल्गी है, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी शैवाल, हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा, ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं, पियोफाइटा। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है, इसलिए घबराना नहीं। लाल शैवाल का साइंटिफिक नेम क्या है, रोडो, रोडोफाइटा। और ये लाल एल्गी जो है सबसे डीप पार्ट में, यानी समुद्र के सबसे गहराई में, डीपेस्ट पोर्शन में जो सबसे गहराई में जो एल्गी मिलता है वो कौन सा एल्गी है, वो रेड एल्गी है। ठीक है, वो रेड एल्गी है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट और हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा ओशियन है, ठीक है ना, ओशियन है, ये ओशियन है यानी समुद्र है। ये हो गया मान लीजिए D1, ये हो गया मेरा मान लीजिए D2, ये हो गया मेरा मान लीजिए D3। ठीक है, ये ओशियन है मेरा, यहाँ सूरज निकला हुआ। तो हम लोग क्या देखें, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो अलग अलग एल्गी मिल रहा है। सबसे नीचे में कौन सा एल्गी मिल रहा है, रेड वाला। रेड वाला कहाँ मिल रहा है, सबसे नीचे में मिल रहा है। और ओशियन में हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो रंग जो होता है शैवाल का, जो कलर होता है एल्गी का, एल्गी का जो रंग होता है जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये रंग जो होता है कंटिन्यूसली बदलता रहता है। ये रंग जो होता है कंटिन्यूसली बदलता रहता है। गॉडी कोप्स इफेक्ट, साफ साफ यहाँ पे लिख दे रहे, गॉडी कोप्स इफेक्ट। जल्दी ये सब बुक में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सबसे गहराई में जो एल्गी मिलता है वो लाल एल्गी। सबका साइंटिफिक नेम जो है लिखवा दिया, याद रखना है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता है, गहराई बढ़ता है। और सबसे नीचे में लाल एल्गी मिलेगा सबसे डीपेस्ट में। और जो सबसे ज्यादा मतलब जैसे जैसे गहराई बदल रहा है तो रंग में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गॉडी कोप्स इफेक्ट। तो आपसे कभी कभी बोल देगा कि जो रंग में परिवर्तन होता है, इस रंग में, शैवाल के रंग में परिवर्तन समुद्र की गहराइयों के साथ जो होता बढ़ता मतलब अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गॉडी कोप्स इफेक्ट। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे पहला, किसको माना जाता है कि दुनिया का पहला मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाला जो ऑर्गेनिज्म बना था उसको किसको माना जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका नाम जो है, इसी को हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कि पूरी तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम जो है पहला ऐसा माना जाता है। चलिए ये सारा पॉइंट जो है इसको हम लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा एग्जॉस्टिक हो जाता है, लेकिन ये सारा चीज अगर कवर नहीं कीजिएगा तो मुश्किल होना है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट जो इसके लिए दांत और वो हड्डियों के लिए जो चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, फ्लोरीन भी हम सबको पता है कि फ्लोरीन चाहिए होता है। फ्लोरीन अगर आता है तो उसकी वजह से बोन का स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है। लेकिन दांत में जो है आयोडीन का कोई रोल नहीं है। दांत में आयोडीन का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। और मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है
वो टीथ होता है, टीथ का इनामल, टीथ का जो इनामल होता है, ठीक है ना, वो सबसे मजबूत पार्ट होता है। यानी दांत का जो ऊपर वाला जो कोटिंग होता है, ऊपरी सतह का जो कोटिंग होता है उसको बोलते हैं इनामल, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर, सबसे कठोर, कठोर, सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग जो है इसको चलिए कवर कर लिए। अगला है थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को दो चीज याद रखना है। एक याद रखना है डैफोडिल, डैफोडिल ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है तो ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है, जो फैक्ट है वो याद रखना है डैफोडिल, इसको नोट कीजिए। और दूसरा हम लोग को याद रखना है इरविनिया, इरविनिया स्पेलिंग देख लीजिएगा, ERWINIUREDOVORA, ये दो नाम को नोट कीजिएगा, ये एक ही नाम है, ठीक है ना, और ये एक नाम है। इसमें जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस का खासियत क्या है कि ये बीटा कैरोटीन जो रिच होता है विटामिन ए में, इसका सिंथेसिस करता है। बात यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जैसे कि ट्रांसजेनिक राइस मतलब कि जीन को मॉडिफाई करके हम एक स्पेशल राइस बना रहे हैं, ठीक है ना, और वो सिर्फ चावल नहीं है, उसमें विटामिन ए का भी भारी मात्रा में मिल रहा है। क्योंकि हम लोग को पता है कि भारत में जो है न्यूट्रिशन का जो है, बैलेंस डाइट का जो है भारी मात्रा में लोगों को पैसा का अभाव के कारण लोग बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, न्यूट्रिएंट्स का कमी। तो ऐसा चावल उगाया जाए क्यों ना उसमें विटामिन मिनरल सब कुछ हो। तो इसको जो है नॉर्मल प्लांट में तो संभव नहीं है, तो जीन को मैनिपुलेशन किया जाता है। जब जीन को मैनिपुलेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट है इसमें से, तो इसमें से जो गोल्डन राइस है ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। और इस राइस में खासियत क्या है, इस राइस में बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि प्लांट में विटामिन ए भी बनता है साथ साथ, ठीक है ना। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि प्लांट में दो तरह का जीन को डाला गया है। अब जीन के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये दो जीन जो है ये किस चीज से लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख करके डर रहे होंगे कि क्या है, तो डैफोडिल क्या है, एक प्लांट है उससे लिया गया है। और इरविनिया यूरिडोवोरा ये क्या है, एक सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया यानी मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है इरविनिया यूरिडोवोरा। और दूसरा है डैफोडिल, एक प्लांट का जीन। ये दोनों जीन को इस राइस प्लांट, राइस वाले जो प्लांट है इसमें म्यूटेशन के द्वारा जो है इंजेक्ट कर दिया गया, और इस वजह से अब एक स्पेशल टाइप का प्लांट बन गया जो विटामिन ए यानी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन का जो है सिंथेसिस कर पाता है। तो इस दो नाम को याद रख लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इससे सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन नोट कर लो यार, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस से ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सब थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा नोट कर लो। नाम याद करने में मेरे को भी दिक्कत होता है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है वो जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो क्या फ़ायदा है ना, ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो बस एक दो बार देख लो, क्योंकि अगर मेरे को ऑप्शन दिया हुआ रहता तो बहुत आसानी से बना दिए होते, हम भी कोई भी रहता तो बना लेता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, तो अदर चीज़ों को बताना है, तो उसको जो है स्पेलिंग के साथ आप नोट करते चलिए, स्पेलिंग भी याद रखना है। 92 बोल रहा है गोल्डन राइस एक परजीनी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता से उस पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेरण करने के लिए अत्यधिक रूप से उपयोगी बनाया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। गोल्डन राइस हम बना दिए, अब उस गोल्डन राइस का बीज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो प्लांट उगेगा उसमें भी गोल्डन राइस वाला जो है वो गुण होगा। तो ऐसा क्या चीज होता है किसी भी चीज के अंदर में जिसको एक बार अगर बदल दिया जाए तो वो उसका जो जनरेशन बाय जनरेशन, कोई भी उसका जनरेशन आता है लेकिन वो बार बार जो है उसके अंदर वही क्वालिटीज देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या चीज रहता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है
कि टू स्टैंड्स की पूर्णता आया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टू स्टैंड केम। दूसरा बोल रहा है डबल हेलिक्स, कुंडनी हेलिक्स। अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि किस वजह से ऐसा होता है, इतना ज्यादा जो है हम लोग चेंज कर पाते हैं और उसको एडजस्ट कर पाते हैं और उसके जनरेशन बाय जनरेशन देखने को मिलता है। तो असल में इस चीज को याद रखना है, ये एक ऐसा असल में ये 12th का पार्ट का जो है क्वेश्चन है। कोई भी चीज जो होता है, जैसे हम लोग डीएनए को जैसे हम लोग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हल्का सा आप समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग का जो जीन बना होता है, तो हम लोग का जो जीन बना होता है तो बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जीनोम का। तो जीनोम का जब बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, उस अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो है अलग अलग तरीका का जो है बेस का इस्तेमाल करके अलग अलग बेस पेयर का जो है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से बहुत सारा बेस पेयर होता है। उस पर भी हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बायो में जब, तो देख लेंगे। तो ऐसा उसमें जो कटिंग करते हैं और उसमें जो चेंजेस करते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखिए, ठीक है ना, हमको पता है कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आंसर जो है कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टैंड केम। अगर समझ में भी नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, दो रजा को टू स्टैंड की पूर्णता आए, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आया हुआ था तो उसको डिस्कस कर लेना है, तो कर लिए, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आना होगा तो एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा। जो टू स्टैंड का जो पूर्णता होता है उसी तरीके से जी, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है सर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, उसको चलिए याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 93, डिजीज कॉज बाय रॉन्डवर्म। रॉन्डवर्म को हम लोग निमैटोडोर्स भी बोलते हैं। इसमें बस बेसिक से याद रखना है, फिलेरियासिस, निमैटोड्स, फिलेरियासिस, ठीक है। डिजीज वाला पार्ट में हम लोग पूरा डिजीज करेंगे आज। वेक्टर वाला पूरा वेक्टर वाला सारा कर लिए, क्यूलेक्स से रिलेटेड वेक्टर्स, एडीज से, एनोफिली से रिलेटेड वेक्टर्स, उसको हम लोग पूरा कर लिए। अब कौन कौन सा जो डिजीज है वो उसका जो पैथोजेंस है, वो कौन कौन सा पैथोजेंस है, किसके द्वारा जो है वो डिजीज होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना, या फिर फंगस के द्वारा, या फिर आपका वायरस के द्वारा, किसके द्वारा जो होता है उसको हम लोग देखेंगे, या कोई प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मिट्टी को अम्लीय, क्षारीय मिट्टी में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी मेरा क्षारीय है और उसको हमको क्षारीयपन उसका खत्म करना है, तो ऑब्वियसली बात है कोई ऐसा चीज का इस्तेमाल करेंगे जो अम्लीय हो, ठीक है ना, एसिडिक हो। और हम सबको पता है कि कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग जिप्सम भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है ना, जिप्सम भी बोलते हैं। हम बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जाते बोलते हैं पेरिस दे दीजिए। तो जब हाफ H2O रहता है तो वो क्या होता है, पेरिस होता है। क्या होता है, पेरिस। लेकिन जब .2H2O लग जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है जिप्सम। क्या हो जाता है, जिप्सम। तो ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, यानी कि ये होता है मेरा अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। इसका पीएच क्या होता है, 0 से लेकर के 7 तक, यानी इसका पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 0 से ऊपर होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय। तो अगर इसको डालेंगे ना तो मिट्टी जो मेरा अम्लीय क्षारीय हो गया है, उसमें जब अम्ल को डालेंगे तो उसका जो क्षारपन है मिट्टी का वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कैल्शियम ऑक्साइड को डालते या कैल्शियम कार्बोनेट को डालते तो ये दोनों क्या होता है, अपने आप में ये सब क्या है, ये दोनों क्षारीय है। तो क्षार में और क्षार को डालेंगे तो मिट्टी कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो पुचाड़ा जो करते हैं, पुचाड़ा करने के बाद जो दीवार में कुछ समय के बाद जो बन जाता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, वो हार्ड हो जाता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। चूना लाते हैं और पानी में उसको डालते हैं, तो चूना लेकर के आते हैं वो क्या होता है, क्षार रहता है। पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और फिर उसको जब हम लोग पुचाड़ा करके बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ये सारा चीज है छोटा छोटा जिसको हम लोग को याद रखना है पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलग अलग स्टेटमेंट्स को जो है हम लोग को कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें बोल रहा है पहला, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग को जो है हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा, क्या ये बात सही है, गलत बात है, क्योंकि इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किस सोडा के नाम से, वॉशिंग सोडा।
और बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है Na2CO3, और इसको हम लोग कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और होता है NaOH, नोट करते जाइए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्टिक सोडा। तो एक हो गया हमारा कॉस्टिक सोडा NaOH, एक हो गया मेरा वॉशिंग सोडा Na2CO3, एक हो गया मेरा बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फॉर कंपाउंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दिया हुआ है यहाँ पे बेकिंग सोडा, जबकि होना क्या चाहिए था, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। अगला बोल रहा है जो अग्निशामक होता है यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इसमें जब NaHCO3 का इस्तेमाल करते हैं, NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। और हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आग को बुझाने वाला गैस होता है। इसलिए कभी भी पहले के समय में जब लालटेन को या लैंप को जलाते थे हम लोग और अचानक से लैंप को ऊपर से ढक देते थे, बचपन याद कीजिए, तो ढक देते तो क्या होता था, लैंप का जो लौ रहता था वो धीरे धीरे क्या होता था, बुझने लगता था, फिर तुरंत हटाते थे। मम्मी वो डांटती थी, दादी डांटती थी कि हटाओ नहीं तो क्या होगा, बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जैसे ही आप उसको ढक देते थे तो अंदर से क्या हो रहा है, तेल जल रहा है, तेल जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उसमें और प्रकाश भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको ढक दिए तो ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया क्या, बंद। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा है। इस वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी चीज को जलने से रोकता है, अगर जलने से रोकेगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि जो वीर जंग चूरन है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, इसका जो नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूरन, थोड़ा सा टफ नाम है हिंदी में, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लेगा तो CaOCl2 बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। आपसे ही बोल रहा है कि इसको जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं हेसन क्लेवर प्लांट में, ये प्लांट में बेसिकली ये बनता है। क्या ये बात सही है, तो देखो अगर आपको नहीं भी पता है ना तो इस चीज को याद रख लेना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ब्लीचिंग का काम आता है, और क्लोरीन के द्वारा जो ब्लीचिंग किया जाता है, हम बार बार बताया ये टेम्पोररी ब्लीचिंग होता है। जैसे कपड़ा में अगर क्लोरीन कभी लग जाएगा तो देखिए कलर फेड हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कलर वापस आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा जो ब्लीचिंग होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। बोलिएगा सर ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग मतलब होता है ऑक्सीडाइज हो जाना किसी चीज का, ठीक है ना, कोई भी चीज का ऑक्सीडाइज हो जाना, यानी कि उसमें ऑक्सीजन, उस कंपाउंड उस पर्टिकुलर चीज में ऑक्सीजन का समाहित हो जाना, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर जाकर के क्या हो गया, घुस गया। या कोई भी चीज का क्लोरीन का घुस जाना, तो क्लोरीन घुस करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो क्लोरीन के द्वारा जो क्लोरीन अगर किसी के अंदर घुस जाता है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, ठीक है ना। ऑक्सीजन से ही खाली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, किसी भी तरीके से आप क्या किए उस पर, उस कपड़े में जाके चिपक गया, इस तरीके से समझो आप, एकदम देसी तरीके से समझो। ज्यादा टेक्निकल चीज में समझोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। बस इतना समझ लो कि क्लोरीन से जो आपका ब्लीचिंग होता है वो टेम्पोररी होता है, जैसे कपड़ा में लग जाएगा तो रंग उड़ जाएगा, इसलिए क्लोरीन वगैरह जब डालता है तो बोला था कपड़ा चेंज कर लो, ठीक है ना। जैसे कि कभी सफाई वफाई का समय आता है, आंगन वांगन के आंगन, जैसे पहले के समय में, तो अभी तो लोग आंगन में बहुत कम ही लोग, शहर में आ गया तो आंगन वगैरह बहुत कम होता है। तो जैसे कि पहले के गांव वगैरह में जाइएगा या किसी के घर में होगा तो आंगन वगैरह में क्या होता है, कपड़ा वपड़ा धोने की वजह से काई जम जाता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला करते थे। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि क्या होता था, वो क्या करता था, जो एलगी जो था, जो शैवाल आ जाता था उसको खत्म कर देता था। शैवाल की वजह से चिकनाहट हो जाता था, जमीन में लोग फिसलने लगता था। और काई जब आता है तो काई में बिसाइंदा महक होता है, तो एक बदबू टाइप का उत्पन्न होने लगता है। तो उसको भी खत्म करने के लिए, बिसाइनपन को खत्म करने के लिए भी जो है, जिसको बिस्सर बिस्सर बोलते हैं, बिस्सर लग रहा है, उसको भी खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्लोरीन से जो ब्लीचिंग होता है वो याद रखना है टेम्पोररी होता है, और ऑक्सीजन से जो ब्लीचिंग होता है वो परमानेंट होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आप बाल डाई में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है, H2O2 रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से असल में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, परमानेंट ब्लीचिंग होता है। यानी कि अगर एक बार कलर आ गया तो वो कलर कभी भी फेड नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी का ब्लैक कलर कर दिया जाता है तो जड़ से जो है व्हाइट बाल निकलेगा। हम कितना बार भी वीडियो में बनाए कि जड़ से जो है व्हाइट ही बाल निकलेगा, यानी अगर कोई बूढ़ा है तो बूढ़ा ही के हिसाब से उसका व्हाइट बाल निकलेगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो ब्लैक हो चुका है वो ब्लैक ही रहेगा, कलर फेड उसका नहीं होता है। अब फालतू टाइप का कोई चीज रहे तो अलग बात है। हाँ, मेहंदी में अलग फिनोमिना है, मेहंदी में जो कलर होने का रीजन है वो अलग है, लेकिन हम जो केमिकल्स का बात कर रहे हैं उसमें, तो याद रखना है
ये स्टेटमेंट भी क्या है, 3 नंबर भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ब्लीचिंग से रिलेटेड ये सारा फैक्ट को याद रखना है। और ब्लीचिंग का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग क्या होता है, बैक्टीरिया फंगी इसको मारने में भी सक्षम होता है। कोई भी चीज एक अच्छा ऑक्सीडाइजर अगर होगा तो बैक्टीरिया वगैरह को मारने में काम आएगा। जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं कट गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे लगा दिया जाएगा तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। कोई भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजर क्या होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम किया जाता, मतलब यूज किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये जरूरी भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में बोल रहा है कि आपसे जो बोर्डियक्स मिक्सचर है ये असल में आपका कॉपर 2 सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है इन वाटर, और ये एक फंगीसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये कथन सही है, तो भैया बिल्कुल सही है। और नहीं पता है तो इसको नोट भी कर लो, नोट बना करके, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिया गया है। और इसको याद रखना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो रिपीट हो सकता है, कल चल करके पूछ देगा बोरॉक्स मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर 2 सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस CaOH होल 2 प्लस वाटर, इसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बोर्डियक्स मिक्सचर, और एक फंगीसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बोरिक एसिड जो है उसको फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, एक फूड प्रिजर्वेटिव और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकने का क्षमता होता है, इस वजह से इसको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या सही है, बिल्कुल सही। अगला बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ड्राई आइस को ही हम लोग सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड जब रहता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या ये कथन सही है, बिल्कुल। अगला बोल रहा है कि लाफिंग गैस को जो हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अब बोलिएगा सर नाइट्रिक और नाइट्रस में अंतर क्या है, जब नाइट्रस लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं N2O, और जब नाइट्रिक हो तो इसको बोलते हैं NO2। तो ये NO2 नहीं होता है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जो होता है N2O होता है। यानी अगर कोई हंसता रहेगा तो हंसता रहेगा, इसीलिए वो हंसने लगता है। सेंसेस जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है इसको इनहेल करने के बाद, नशा में हल्का आदमी आ जाता है। अगला है वाटर जेट टेक्नोलॉजी। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो ड्रिलिंग ऑफ माइंस, ड्रिलिंग ऑफ माइंस की में हम लोग वाटर जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वाटर जेट टेक्नोलॉजी का हम लोग पेट्रोलियम एंड गैस, पेट्रोलियम एंड गैस का एक्सप्लोरेशन में भी करते हैं। तेल और गैस का मतलब एक्सप्लोरेशन यानी खोज करने, जब खोज करते हैं, खोज करने के बाद अलग अलग वेल को ड्रिल करना पड़ता है, उस समय भी हम लोग इसका वाटर जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी ड्रिल करके चेक करना होता है कि कहाँ पे हमको तेल मिल रहा है। और एक बार जब तेल मिल जाता है तो फिर प्रॉपर सेटअप लगा के क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। तो कभी भी ड्रिलिंग ऑफ माइन, कोई भी चीज का खोज कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और जब भी माइन को ड्रिल किया जाता है तो हम लोग को वहां से मीथेन गैस भी रिलीज होता है, और इसी मीथेन गैस को अगर हम लोग इस्तेमाल कर लिया जाए गैस जलाने के लिए तो इसी को बोलते हैं हम लोग CBM, कोल बेड मीथेन। और ये जो होता है बहुत प्योर होता है, अप टू 90 से 95% प्योर मीथेन मिलता है। और कितना बार बताया है कि झरिया में जो है इसका प्लांट लगाने का बात हो रहा है। वहां पे जब भी हम लोग कोयला निकालते हैं तो कोयला के अंदर से जो है हम लोग को मीथेन गैस भी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। तो उस गैस को अगर हम लोग इस्तेमाल कर ले तो हम लोग उसको, जो कोयला के अंदर से जो गैस निकलता है मीथेन गैस, उसको हम लोग बोलते हैं CBM, कोल बेड मीथेन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो जब कोल बेड मीथेन से हम लोग मीथेन निकाल रहे होते हैं तो एक स्पेशल टाइप का एक रेयर गैस मिलता है, नोबल गैस मिलता है जो जल्दी कभी किसी रिएक्ट नहीं करता, वो गैस कौन सा है, तो हीलियम गैस भी इसके साथ मिलता है 1 से 2%। तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर टॉपिक्स है, क्वेश्चन है जो जल्दी देखने को नहीं मिलता है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सारा चीज जो है याद रखना, हीलियम गैस भी इसमें से 1-2% मिल सकता है। अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर में। तो देखो पैरामैग्नेटिक मतलब होता है कि मान लो अगर इसको हम मतलब कोई मैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बोलते हैं, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर इस चीज को लेकर के जाएंगे जो पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें बहुत थोड़ा सा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय प्रॉपर्टी यानी उससे चिपकने का कोशिश करने का जो क्षमता जो होगा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, वीक मैग्नेट होता है, वीक मैग्नेट यानी कि बहुत कम इसमें चुंबक शक्ति होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में,
तो याद रखना ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर का एकदम डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, जब आएगा एग्जाम में तो सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना, वहां पे परेशान फिर नहीं होना। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक के अलावा एक दो पॉइंट और याद रखना है। डायामैग्नेटिक क्या होता है? एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। मान लो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इस पैरामैग्नेटिक को लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो चुंबक की तरफ जो खिंचाव होगा बहुत कमजोर होगा। लेकिन अगर हम दूसरा एक सब्सटेंस लेकर के जाए जो डायामैग्नेटिक हो, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर होगा, इसको चुंबक के पास लेके जाएंगे तो खींचने के बजाय क्या करेगा, चुंबक इसको धकेलेगा और ये चुंबक से दूर जाने की कोशिश करेगा, बहुत ताकत से तो नहीं लेकिन हल्का सा। लेकिन आप बोलिएगा सर इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा क्या, फिर भी ऐसा कुछ नहीं, इसके पास ये चुंबक से रिपेल होता है, यानी कि इस चुंबक से दूर जाने का। तो पैरामैग्नेटिक वो होगा जो वीक आपका चुंबक हो, वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और वो धीरे से खींचाएगा चुंबक की तरफ। जो डायमैग्नेटिक होगा चुंबक से दूर जाने का कोशिश करेगा और ये भी क्या होगा, अमूमन वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, और ये क्या होता है, एक पावरफुल मैग्नेट प्रॉपर्टी रखता है, यानी ये चुंबक की तरह बहुत, चुंबक की तरफ बहुत ताकत से जो खींचा करके जाने का, खींच करके जाने का कोशिश करता है। जैसे हो गया मेरा आयरन, आयरन हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, ये बहुत पावरफुल क्या हो जाता है, मैग्नेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट किसको बोला जाता है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। और ये एक अलॉय है, ये एक अलॉय है, यानी मिक्सचर है दो चीज का, और ये बना होता है आयरन एंड बोरॉन से, आयरन एंड बोरॉन से। हिंट इतना कर दिए, और इसका नाम क्या है, नियो, नियो डाइमियम, नियोडाइमियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट वर्ल्ड का। इसके अलावा और कुछ इसमें ऐसा एज सच और नहीं कुछ पूछा जा सकता, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ लिख देते साफ साफ, नियो डाइमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 2006 का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसको मिला है, तो CLRI को ये अवार्ड मिला था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। 3 डायमेंशनल प्रतिरूप अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है। 3 डायमेंशनल शेप बनाने का जो साइंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलोग्राफी। चलिए इसी के साथ जो हम लोग टेस्ट नंबर 10 को जो है एंड कर दिए। ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर था, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ जो हम लोग इसमें कवर किए, उसको नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा जो है, एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है। अगर डेट वगैरह क्या होता है, अभी तो मान के चलिए जो डेट दिया है उसी डेट में एग्ज़ाम होना है। अगर डेट वगैरह डिले होता है तो इसके ऊपर फिर हम लोग और अच्छे तरीके से तैयारी का कुछ प्लान बनाएंगे। अभी के लिए क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है ना, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और करंट अफेयर के लिए जो है आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, कल से करंट अफेयर का क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आपके पास जो है समय जो है बहुत कीमती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन के साथ।